ये वीडियो कक्षा 6 से लगाकर 10 तक के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, चाहे आप कोई सी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो, सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके जो गणित पूछी जाती है तो ये कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 के लिए तो उपयोगी है ही। साथ ही आप कोई सी भी कंपटीशन की तैयारी करें तो आपके लिए भी उपयोगी है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। इसमें हम बेसिक जो आपकी जो संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम, इसमें आपके प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्याएं, गुणज, गुणनखंड, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। कक्षा 9 और कक्षा 10 का जो पहला पार्ट है वो इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत ही आसान हो जाएगा। तो वो पार्ट पढ़ने से पहले आप ये वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखें। तो सबसे पहले देखते हैं कि संख्या पद्धति में पहला नंबर आता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं और वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4 और ये अनंत तक जाती हैं, उनको हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 1 से शुरू होकर वो अनंत तक जाता है। फिर आपके दूसरे नंबर पे आती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिसको हम होल नंबर कहते हैं, वोल नंबर कहते हैं, और ये W से लिखी जाती है। नेचुरल नंबर को हम N से लिखते हैं और ये जो पूर्ण संख्या है इसको हम W से लिखते हैं। अगर पूर्ण जो प्राकृत संख्या है इसमें ज़ीरो को भी आगे शामिल कर लें तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो प्राकृत संख्या में अगर ज़ीरो जोड़ देंगे आगे तो वो पूर्ण संख्या बन जाती हैं। तो इसकी शुरुआत जो होती है इसकी पूर्ण संख्या की, वो 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से होती है। तो 0 से शुरू होकर वो अनंत तक जाती हैं। तो वो सभी संख्याएं पूर्ण संख्या के रूप में गिनी जाती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि पूर्ण संख्या ज़्यादा है या प्राकृत संख्या है? तो प्राकृत संख्या कम होती है और पूर्ण संख्या ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें 0 एक्स्ट्रा होता है। फिर आपके तीसरे नंबर की संख्या आती है सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? तो सम संख्या का मतलब वो संख्या होती है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है और अंग्रेजी में इसको इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर जो वो सारे के सारे नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, यानी कि 2 का भाग उसमें पूरा पूरा जाता है। और 2 का भाग पूरा पूरा किस में जाता है? जिसका इकाई का अंक यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो। इन 5 में से कोई सा भी एक अंक किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे होगा तो उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 16, 84, ठीक है, 80, इसके अलावा 86, वो सभी संख्याएं जिसके इकाई के स्थान पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो तो उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। अब प्रश्न आता है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी? तो सबसे छोटी सम संख्या 2 होती हैं। अगर अब तक आपने सबसे छोटी संख्या 0 पढ़ी तो आपने गलत पढ़ा है, इसका उत्तर गलत है 0। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती हैं और 0 सम संख्या नहीं है। ध्यान रखना है, 0 सम संख्या नहीं है। 0 सम संख्या में नहीं आता है। लेकिन अगर 0 किसी संख्या के साथ में लगा हुआ है तो वो सम संख्या के अंतर्गत आता है। जैसे ये 10 है तो 10 सम संख्या है क्योंकि 10 में 0 है तो वो 1 के साथ में लगा हुआ है। मान लो ये 40 है तो 40 भी सम संख्या है क्योंकि इसके 0 लगा हुआ है। लेकिन अकेला 0 सम संख्या नहीं होता है। 0 किसी के साथ में लगा हो तो वो फिर सम संख्या होती है। तो सम संख्या का आपको समझ में आ गया होगा। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है और वे संख्याएं जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है उसको हम सम संख्या कहते हैं। अंग्रेजी में इसको इवन नंबर कहा जाता है। इवन नंबर में जो 2 से डिवाइड होते हैं वो सारे के सारे इवन नंबर होते हैं। 2 से डिवाइड कौन कौन होंगे? जिसमें यूनिट प्लेस इकाई के स्थान पे 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा या 6 होगा या फिर 8 होगा। इन 5 में से कौन कौन एक संख्या होती है उसको हम सम संख्या कहते हैं। उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो सबसे छोटी सम संख्या की बात करें तो आपके इसमें आएगा 2। 1 से लगा के 100 तक, 0 से लगा के 100 तक, इनके बीच में यानी कि ये कितनी सम संख्याएं आती है? तो इसमें आपके 50 सम संख्याएं आती हैं। फिर आपके विषम संख्या जिसको हम ओड नंबर कहते हैं। विषम संख्या यानी कि ओड नंबर, तो वे संख्याएं जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो उसको हम विषम संख्या कहेंगे। जिसमें 2 का भाग जाता है उसके अलावा बची हुई सारी संख्याएं विषम संख्या होती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21, यानी कि जिसका इकाई अंक या तो 1 होगा या 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, तो वो सभी की सभी विषम संख्याएं होती हैं। तो विषम संख्याएं भी 1 से 100 तक की गिनती में 50 होती हैं। 50 सम होती है, 50 ही विषम होती हैं।
सबसे छोटी विषम संख्या की बात करें तो उसमें आपके 1 आएगा। 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या 11 होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या आपके 99 होती है। तो ये कुछ प्रश्न है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है आपके, अगला जो परिभाषा है वो अभाज्य संख्या की, प्राइम फैक्टर। ये प्राइम जो नंबर हैं वो प्राइम फैक्टर करते हैं उस समय काम आता है। अभाज्य संख्याएं अभाज्य गुणनखंड में काम आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये अभाज्य संख्याएं। चाहे आप किसी का गुणनखंड करना हो तो अभाज्य संख्याएं काम आएगी, एलसीएम ज्ञात करना होगा तो अभाज्य संख्याएं काम आएगी, एचसीएफ में काम आएगी। इसके अलावा वर्गमूल, घनमूल यानी कि क्यूब रूट और अंडर रूट, ये दोनों के लिए भी आपकी जो अभाज्य संख्याएं काम आती हैं। तो अब हम देख लेते हैं अभाज्य संख्या की परिभाषा। तो अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। ठीक है, अब आपने अभाज्य संख्या की कोई अलग परिभाषा पढ़ी होगी तो वो हम सभी ने रट रखी है, वो तो उसका कोई मतलब नहीं, उससे हम कुछ प्रश्नों के जवाब नहीं दे सकते हैं। तो वो भी हम बात करेंगे, वो आपने कौन सी याद कर रखी है। तो वे संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। पहला गुणनखंड तो वह जो संख्या होगी वह खुद हो जाएगी, स्वयं होगी, और दूसरा गुणनखंड 1 होता है और दोनों ही गुणनखंड अलग अलग होते हों तो उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि किसी भी संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड हो, एक तो संख्या 1 होगी और दूसरी वह संख्या स्वयं होगी, खुद वो जो संख्या है वो उसका गुणनखंड होती है। तो ये गुणनखंड भी हम आगे देखेंगे क्या होता है। अब यानी कि उसमें 2 ही संख्या का भाग जाता है, एक तो खुद का भाग जाता है और एक का भाग जाता है। ये परिभाषा अब तक हमने रट रखी है, लेकिन इस परिभाषा से हम 2 प्रश्नों के जवाब नहीं दे सकते हैं कि अभाज्य संख्या की जो शुरुआत है वो 1 से क्यों नहीं होती, 1 को अभाज्य संख्या में शामिल क्यों नहीं किया और अभाज्य संख्या में 2 को शामिल क्यों किया। इस प्रश्न का जवाब आपको इस परिभाषा में मिल जाएगा। तो हम देख लेते हैं इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आती है 2, फिर इसके बाद में आते हैं 3, 5, 7, 11, 13, 15, 15 नहीं आएगा, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ये 50 तक की संख्या है और 50 तक में जो आपके 15 नंबर अभाज्य संख्या होती हैं। फिर 51 से 100 तक आपके 10 नंबर हैं। ये 53 है, 59 है, 61, 67, 71, 73 और 79, 83, 89 और 97। ये 25 ऐसी संख्या है 1 से 100 तक की गिनती में जो कि अभाज्य संख्या है और ये खुद के पहाड़े में ही आती है, खुद की टेबल में ही आती हैं। इसके अलावा और किसी की टेबल में ये किसी के पहाड़े में नहीं आती हैं। तो आपको पूछे कि 1 से लगा के 100 तक की गिनती में कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो कुल बताएंगे आप 25, और 1 से 50 तक की गिनती के अंतर्गत आपके 15 संख्याएं आती हैं। 51 से 100 तक की गिनती में आपके 10 संख्याएं अभाज्य संख्या होती हैं। अब इसमें 2 को शामिल क्यों किया, क्योंकि अभाज्य संख्या की शुरुआत 1 से क्यों नहीं की। तो अभाज्य संख्या की शुरुआत 1 से इसलिए नहीं की क्योंकि एक अभाज्य संख्या की परिभाषा देखो, उसमें उसके 2 गुणनखंड होने चाहिए और दोनों अलग अलग गुणनखंड होना चाहिए। तो 1 का गुणनखंड क्या होगा, 1 ही होगा। तो फिर इस हिसाब से 1 को इस अभाज्य संख्या में शामिल नहीं करते हैं। तो फिर 2 को इसमें शामिल क्यों किया, तो 2 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 के फिर हमें, ठीक है, 2 के हमें 2 ही गुणनखंड प्राप्त होते हैं, एक तो 1 प्राप्त होता है और एक 2 प्राप्त होता है, और वो हमारी जो अभाज्य संख्या की परिभाषा है इसको पूरा संतुष्ट करता है। इसलिए क्योंकि एक तो 1 हो जाएगा और एक वो खुद हो जाएगा, तो 2 ही गुणनखंड है, 2 और 1, और ये दोनों है जो अभाज्य संख्या की परिभाषा के अंतर्गत आता है और दोनों अलग अलग है। इसलिए 2 को अभाज्य संख्या में शामिल किया जाता है और 1 को अभाज्य संख्या में शामिल नहीं किया जाता है। फिर 2 के बाद में आपका आएगा 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ठीक है, 31, 37, 41, 43, 47, ये सभी आपकी अभाज्य संख्या है। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अभाज्य संख्या में आपकी शुरुआत 2 से क्यों होती है, अभाज्य संख्या में 1 को शामिल क्यों नहीं किया जाता है। तो इसका जवाब आपको इस परिभाषा के अंतर्गत मिल गया है। आप परिभाषा को एक बार ज़रूर वापस से जो पढ़ लें। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो पूछेंगे तो आपका उत्तर 2 होना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है विषम संख्या और अभाज्य संख्या में। तो विषम में तो 2 का भाग नहीं जाता है, जबकि अभाज्य संख्या में 2 ही गुणनखंड होते हैं। तो ये सभी आप ध्यान में रखना। ये नंबर, ये फिक्स नंबर है, 25 संख्या है। इनके अलावा और कोई जो अभाज्य संख्या नहीं होती है 1 से 100 तक की गिनती में। 100 तक की गिनती के बाद में भी अभाज्य संख्या होती है, लेकिन 100 तक ये 25 ही नंबर हैं, ये कभी बदलने वाले नहीं होते हैं। तो आप इनको अच्छी तरीके से याद कर ले। जब हम लघुत्तम निकालना सिखाएंगे और महत्तम निकालना सीखेंगे, इसके अलावा वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल करेंगे, उस समय ये अभाज्य संख्या बहुत काम आएगी, क्योंकि हमें अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे, तो उस समय ये सबसे ज़्यादा काम आएगी। और आपके लिए विशेष सूचना है कि जो कक्षा 6 से 10 तक की गणित है उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा।
विशेष तौर पर जो कक्षा 8, 9 और 10 के जो स्टूडेंट है और उनको गणित की जो बहुत ही शानदार वीडियो यहाँ पे मिलने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने बाकी साथियों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो ये अभाज्य संख्या की बात होगी इसमें। अब हम बात करते हैं भाज्य संख्या की। अच्छा, एक की फिर बाद में बात करते हैं, पहले भाज्य संख्या देख लेते हैं। भाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, यानी कि जिसके गुणनखंड करेंगे तो वो 2 से ज़्यादा होंगे, तो वो भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 4 के गुणनखंड, 4 में किन किन संख्याओं का भाग जाता है, तो 4 में एक तो 1 का जाता है, एक 2 का जाता है और एक 4 का जाता है। तो इसके देखो 3 गुणनखंड है, यानी कि 2 से ज़्यादा है, इसका मतलब 4 भाज्य संख्या है। फिर आपका आएगा 6, तो 6 के भी आपके 1 का जाएगा, 2 का, 3 का और 6 का, इसके 4 गुणनखंड है। यानी कि जिस संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्याएं होती हैं। तो फिर देखो अभाज्य संख्या 2 से शुरू हो गई, अभाज्य संख्या तो 2 से शुरू हो गई और भाज्य संख्या 4 से शुरू हो गई। फिर हमारा 1 है, वो फिर एक कौन सी संख्या है, तो एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या, ये दोनों की परिभाषा को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए एक न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है। तो फिर जो सबसे छोटी भाज्य संख्या वो कौन सी है, तो वो आपके 4 हैं। फिर आपके 6 आएगी, 8 आएगी, 9, 10, 12, 14, 15, 16, ठीक है, 18, 20, 21, ये सभी भाज्य संख्याएं होती हैं। तो एक प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट करना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या, इन दोनों का गुणा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। फिर आपके अगला सवाल है, परिभाषा है आपकी पूर्णांक संख्या की, जिसको हम इंटीजर कहते हैं, अंग्रेजी में इसको इंटीजर नंबर कहते हैं और इसको जेड से लिखा जाता है। और इसको जेड से क्यों लिखते हैं, इसका उत्तर कक्षा 9 की जो गणित की किताब है उसके अंतर्गत दे रखा है। तो जो जेड से लिखने का कारण ये है कि जो आपकी जो संख्या है, पूर्णांक संख्या, इसको अंग्रेजी में तो इंटीजर कहते हैं, लेकिन ये जो जेड से इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो जेड का मतलब ये है कि पूर्णांक को ये जेहलिन शब्द से बना है, जो जर्मन भाषा का शब्द है ये जेड, और ये जर्मन भाषा का शब्द जो है जेहलिन, वहाँ से लिया गया, और जिसका अर्थ होता है गिनना, और जहल का मतलब होता है संख्या। तो ये जो संख्या है उसको जेड से इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये जर्मन भाषा का शब्द है। बाकी इंटीजर का आई हम लिखते ही इसमें। तो इसमें होती कौन कौन सी संख्या है, तो पूर्णांक में वे सारी संख्याएं होती हैं जो जीरो के दोनों तरफ चलती है, यानी कि प्लस वाली संख्या भी आ जाएगी और माइनस वाली संख्या भी आ जाएगी। ये संख्या रेखा के रूप में हम इसको दर्शा देते हैं। बीचों बीच में लिखा जाता है जीरो, और जीरो के दाईं तरफ, ठीक है, राइट हैंड साइड में आपके पॉजिटिव नंबर होते हैं, धनात्मक, दाईं ओर, और जो लेफ्ट हैंड साइड में आपके सारे के सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, ऋणात्मक। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसमें जीरो, फिर इस तरफ सबके 1, 2, 3, 4, 5 ये प्लस की संख्या है, ये -1, -2, -3 ये माइनस की संख्या है। तो ये दाईं तरफ आपके धनात्मक हो जाएगा, बाईं तरफ आपके ऋणात्मक हो जाएगा। तो जीरो के जो दाईं तरफ है वो तो धनात्मक संख्या है, जीरो के बाईं तरफ ये आपके ऋणात्मक संख्या है। तो फिर जीरो किस में आता है, तो जीरो न तो धनात्मक होता है न ही ऋणात्मक होता है। तो इसलिए जो जीरो को न तो धनात्मक में गिनते न ही ऋणात्मक में गिनते। जीरो फिर सम संख्या भी नहीं है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो जीरो न तो पॉजिटिव न ही नेगेटिव, इसको हम ये उदासीन कह सकते हैं, जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं वो वाला उदासीन भी इसको कह सकते हैं, न तो पॉजिटिव न ही इसमें नेगेटिव। फिर इनका क्रम देखते हैं कि अब अगर बाईं ओर से दाईं ओर जाएंगे ऐसे तो संख्या बढ़ते क्रम में मिलेगी आपको, लेकिन आप उल्टा आएंगे तो संख्या घटते क्रम में मिलेगी। जैसे जैसे बाईं तरफ से दाईं तरफ जाएंगे वैसे वैसे संख्याओं का मान बढ़ता है। जैसे 2 से 4 हुआ, 4 से 8 होगा तो संख्याएं बढ़ती हैं, लेकिन उल्टा आते हैं हम तो संख्याएं घटती हैं। तो कोई पूछे कि आपके जैसे 2 और 4, तो 2 और 4 इसमें कौन बड़ा है, तो हम 2 से 4 की तरफ बढ़े तो संख्या बढ़ेगी, 4 बड़े हैं। लेकिन अगर कोई पूछे कि 2 और 1 में से कौन बड़ा है, तो फिर आपके 2 हो जाएगी, क्योंकि अब जो ये 1 इससे छोटा है, हम पीछे आ गए तो संख्या घट गई, तो 1 छोटा हो गया और 2 इसमें बड़े हो गए। इसी प्रकार से जैसे जैसे जीरो की इस तरफ जाएंगी तो संख्याएं घट जाएगी। जैसे पूछे कि 0 और 4 में से कौन बड़ा है, तो आपके 4 बड़े हैं। लेकिन पूछे कि माइनस का 1 और 2 में से कौन बड़ा है, तो फिर माइनस के 2 हो जाएंगे, प्लस के 2 हो जाएंगे, माइनस का 1 इसमें छोटा होगा। तो जैसे जैसे संख्याएं आगे जा रही वैसे वैसे संख्याएं घटती जाती हैं। और माइनस में भी 2 संख्याएं, जैसे माइनस का 3 और माइनस का 2, इनमें से कौन बड़ा है, तो देखो पहले माइनस का 2 बड़ी है, फिर इसके बाद में छोटी संख्या आएगी माइनस का 3, इससे छोटी माइनस का 5, माइनस का 7, माइनस का 8, ऐसे आगे जैसे जैसे आगे जाएंगी संख्या घटती जाएगी। तो इन दोनों में से कौन बड़ा हो गया, माइनस का 2। देखो जब दोनों संख्याएं माइनस की हो तो जो छोटी संख्या होती हैं वो बड़ी होती हैं, 3 और 2 में से
दो छोटे तो दो बड़े हो जाएंगे। इसी प्रकार से आपको एक प्रश्न का जवाब देना है। आपको दो संख्याएं लिख के बता रहा हूँ मैं आपके 999 माइनस के और माइनस का 1000, इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है, इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो ये आपके पूर्णांक हो गए। अब हम देखते हैं इसमें परिमेय संख्याएं। 8वीं क्लास में परिमेय संख्या की पहली प्रश्नावली है। तो परिमेय संख्या क्या होती है वो देख लो। इसमें वे संख्याएं जिनको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उनको हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ पे p और q दोनों क्या है, पूर्णांक होते हैं और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, p का मान 0 हो सकता है, p बराबर 0 हो सकता है, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ये विशेष ध्यान रखिए। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं। इसमें 2/3 है, माइनस के 4/5 हैं, 7 हैं, 8 हैं। अच्छा, 7 और 8 परिमेय संख्या कैसे हो गई? तो 7 और 8 भी परिमेय संख्या हैं। 7 परिमेय संख्या हैं क्योंकि 7 को हम 7/1 के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे p का मान 7 है और q का मान 1 है। यहाँ पे 0 नहीं लिख सकते, 0 के अलावा तो कोई सभी नंबर लिख सकते हैं। तो दूसरा भी नहीं लिख सकते, मान बदल जाएगा। तो 1 लिखने पर कोई मान नहीं बदलेगा, इसलिए हम इसके नीचे 1 लगा देते हैं। तो 7/1 एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से 8 की बात करें तो 8/1 हो जाएगा। 18 तो 18/1 हो जाएगा। ये सभी संख्याएं जो पूर्ण संख्या होती हैं, प्राकृत संख्या होती हैं, वो सभी परिमेय संख्या भी होती हैं। उसको हम बट्टे में 1 के रूप में लिख सकते हैं। फिर बात करते हैं इसमें कि 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है। क्या 0 परिमेय संख्या है? तो इसका उत्तर तो आपको बताना है कि 0 परिमेय संख्या है या फिर नहीं है। तो जो इन प्रश्नों का जवाब देगा उसको गणित में काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ेगा। 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है। एक न तो बाह्य है न ही अबाह्य है। इसी प्रकार से 0 न तो धनात्मक होता है न ही ऋणात्मक होता है। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, उसमें 0 को नहीं गिना जाता है। ये सभी जो छोटे छोटे सवाल जो अक्सर हम गलत कर देते हैं, इनका जवाब आज के इस वीडियो देखने के बाद आपको जो कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आगे भी अगर आप चाहते हैं तो इसी प्रकार के गणित के वीडियोस आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको कोई भी टॉपिक गणित का समझ में नहीं आता हो तो नीचे कमेंट करना, मैं आपको उसका पूरा वीडियो सॉल्यूशन करके आपको बता दूंगा। तो ये सभी परिमेय संख्या हो गई। तो परिमेय संख्या वो होती है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या हो जाएगी। फिर आती हैं अपरिमेय संख्याएं। अच्छा, परिमेय संख्या को q से लिखते हैं, इसको हम रेशनल नंबर से, अंग्रेजी में इसको रेशनल नंबर कहते हैं, इसको हम q से लिखते हैं। दूसरी अगली संख्या आती है हमारी अपरिमेय संख्या। देखो अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 हो गए, √3 हो गया, 2 √3 है, √5 है, 2/3 है। पाई विशेष तौर पर ध्यान रखना है, ये पाई अपरिमेय संख्या है। 9वीं और 10वीं क्लास को तो विशेष फोकस करना है इसके ऊपर कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। 11th क्लास में ये ई भी आ जाएगा आपके, ठीक है। तो ई भी एक अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा जो आपका दशमलव प्रसार आएगा उसमें जिसका आवर्ती नहीं होते, दशमलव प्रसार में अशांत अनावर्ती वाले जो होते हैं, अशांत अनावर्ती जो बार बार रिपीट नहीं होता है, जैसे पॉइंट के बाद में आपके 10 हैं, 100 है, 1000 है, 10,000 है, तो ये भी आपके अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा ये 1 पॉइंट 180 है, 1800, 18,000, ये सभी भी आपके अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार जो आपका अशांत है और अशांत के अलावा भी आपका अनावर्ती है। तो जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है वो सभी संख्याएं भी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, क्योंकि इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसका दशमलव हटा ही नहीं सकते। जबकि ये जो संख्या है इनको हम p/q के रूप में लिख सकते। जैसे 1.2 है तो ये 1.2 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि 1.2 को हम पॉइंट हटा के ये 12/10 हो जाएगा जो कि परिमेय संख्या है। और ये 1.666 इस प्रकार की जो संख्या हो जिसमें आवर्ती हो, दशमलव प्रसार में जो आपकी अशांत आवर्ती वाली संख्या है वो भी परिमेय संख्या होती हैं। इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना है, 10वीं क्लास में आप पढ़ेंगे, आगे की वीडियो में हम देखने को मिलेंगी। फिर अपरिमेय संख्या के बाद में आपका जो 10वीं क्लास का पहला पार्ट है वास्तविक संख्या, यहाँ से शुरू होता है। तो वास्तविक संख्या एक पार्ट पढ़ने से पहले आपको इतनी चीज़ें जो अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, उसके बाद ही आप जो वास्तविक संख्याओं के बारे में समझ सकेंगे। तो वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें परिमेय संख्या भी आ जाती हैं और अपरिमेय संख्या भी आ जाती हैं। जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो भी आ जाएगी और जिसको नहीं लिख सकते वो भी आ जाएगी। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलाकर आपकी वास्तविक संख्याएं बनती हैं। वास्तविक के अलावा और संख्या भी होती है जिसको हम काल्पनिक संख्या कहते हैं, और काल्पनिक संख्या का हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। और जो द्विघात समीकरण आएगी वहाँ पे आपको इसके मूल काल्पनिक है, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत इसमें सीखने को मिलेगा। तो वास्तविक संख्या में ये सारी संख्याएं
आ जाती हैं, परिमेय और अपरिमेय। अब कुछ दो शब्द आपने आए थे इसमें, गुणज और गुणनखंड, तो इसको भी हम देख लेते हैं। गुणज क्या होता है? तो दी गई संख्या का जिन जिन संख्याओं में भाग जाता है सभी की संख्याएं गुणज कहलाती हैं। जैसे 2 का गुणज, तो 2 का भाग किस किस संख्या में जाता है? तो 2 में जाता है, 4 में, 6 में, 8 में। ठीक है, तो 2 के पहाड़े में आने वाली सभी संख्याएं 2 के गुणज हो जाएगी। 3 का गुणज 3 के पहाड़े वाली संख्या। अब आपको इसमें देखना है सार्वगुणज। तो दोनों संख्याओं के जो गुणज हैं, इनमें वो गुणज दोनों में मिलते हैं। जैसे 2 और 3 की बात करें तो इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है, तो इसका गुणज हो जाए सार्वगुणज 6 है। इसमें भी 12 है तो इसमें भी 12 है, इसका मतलब सार्वगुणज 12। 18 है, 24 है, ये 2 और 3 के सार्वगुणज हैं। सार्वगुणज हमें जो एलसीएम ज्ञात करते हैं, एलसीएम में सार्वगुणज काम में लिया जाता है और एचसीएफ के अंतर्गत गुणनखंड काम में लिया जाता है। कि एलसीएम और एचसीएफ भी हम आपको एक अलग वीडियो में समझा देंगे बहुत ही आसान तरीके से। ज़िंदगी भर आपके जो एलसीएम एचसीएफ में कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा और बिल्कुल सबसे आसान तरीके से आपको समझा देंगे। अगर आपको समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। गुणनखंड देख लेते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं। पीछे जो आया था इसमें गुणनखंड कि उसके 2 ही गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो वाले गुणनखंड क्या होते हैं। तो दी गई संख्या में जिस जिस संख्या का भाग पूरा जाता है वो सभी उस संख्या के गुणनखंड होते हैं। जैसे 2 के गुणनखंड, तो 2 में किस किस संख्या का भाग जाता है? एक तो 1 का जाता है और एक 2 का जाता है। 3 के गुणनखंड 1 और 3 का। 4 के गुणनखंड 1 का भाग जाएगा 4 में, 2 का जाएगा और 4 का जाएगा। तो 2 के 2 ही गुणनखंड, 3 के 2 ही गुणनखंड, 4 के 3 गुणनखंड, गुणनखंड है तो 1 है, 2 है, 3, 4, 6 और 12 के इतने सारे गुणनखंड है। तो जिनके 2 ही गुणनखंड होते हैं वो तो अभाज्य संख्या होती है और जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्या नहीं होती, उसको भाज्य संख्या कहते हैं। इसी प्रकार से 18 के ये गुणनखंड दे रखे हैं और 24 के इतने सारे गुणनखंड है। अब गुणनखंड ज्ञात कैसे करते हैं? तो गुणनखंड निकालने का तरीका है, एक तो अभाज्य गुणनखंड होता है वो वाला नहीं, जो टोटल गुणनखंड जिन जिन संख्याओं का भाग पूरी बार जाता है। जैसे 24 को हम लिख सकते हैं 1 × 24, 2 के पहाड़े में 24 12 बार आएंगे, 3 के पहाड़े में 8 बार, 4 के पहाड़े में 6 बार, तो 6 के पहाड़े में वापस 4 बार आएंगे। तो ये तो पलट गया आपस में, तो अब आगे की संख्या को नहीं देखना है, तो फिर इसको यू के रूप में लिख लेना है, ये वाला 1 2 3 4 6 8 12 24। इस प्रकार से इसको ऊपर मैंने लिखा हुआ, इस प्रकार से 24 के गुणनखंड हम इस रूप में ज्ञात कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जो आपके बेसिक संख्या है, पद्धति है, नंबर सिस्टम, वास्तविक संख्या है, उनके बारे में पढ़ा। तो हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं आपके लिए, वापस से जो समझ में आ जाएगा। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, इसको हम n से लिखते हैं। पूर्ण संख्याएं w से शुरू होती हैं और ये इसमें 0 को जोड़ दिया जाता है प्राकृत संख्या के साथ में, और ये भी 0 से अनंत तक जाती हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। इनमें सबसे बड़ी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये अनंत तक जाती हैं। सम संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा जाता है, जिसका इकाई अंक 0 2 4 से 8 हो, उसमें 2 का भाग पूरा जाएगा। सबसे छोटी सम संख्या आपके 2 होती हैं, 0 सम संख्या में नहीं आता है, यानी कि अकेला 0 नहीं आता है, किसी के साथ में लगा हो तो 0 सम संख्या के अंतर्गत आ जाएगा, वो संख्या सम संख्या के अंतर्गत आती हैं। विषम संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता है, 1 3 5 7 9, ये जो इसमें आपके विषम संख्या हैं। और सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या 99 है। अभाज्य संख्या जिसमें खुद का ही भाग जाता है, एक का ही भाग जाता है, अभाज्य संख्या है। या फिर दूसरी परिभाषा देखें तो वे संख्या जिनके 2 ही गुणनखंड होते हैं, पहला तो वह संख्या खुद होती है और दूसरा 1 होती है, दोनों गुणनखंड अलग अलग होने चाहिए, तो वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। और उदाहरण के लिए 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 46, ये 1 से लगा के 50 तक की अभाज्य संख्या है। फिर 51 से 100 तक आपके 10 नंबर हैं, 23 59 61 77 72 73 79 83 89 97। 1 से लगा के 100 तक की गिनती में ये 25 नंबर होते हैं। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या और एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 होती हैं। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या आपके 3 होती हैं। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 11 होती हैं। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपके 97 है। एकमात्र सम संख्या और अभाज्य भी है तो वो आपके 2 हो जाएगी। ये छोटे छोटे प्रश्नों के जवाब अब आप जो दे सकेंगे। ये वीडियो आपने पूरा देखा है तो आपको जो बहुत फायदा होगा। भाज्य संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, हमने देखा 4 6 8 12 24, इनके 2 से अधिक गुणनखंड है। अब देखते हैं हम पूर्णांक। तो 0 के दोनों तरफ प्लस में और माइनस में चलने वाली संख्याएं पूर्णांक होती हैं। 0 न तो धनात्मक होता है न ही ऋणात्मक होता है।
0 के दाईं तरफ धनात्मक, 0 के बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। फिर परिमेय संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है या फिर अशांत आवृत्ति होता है, उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या को P/Q में लिखा जा सकता है, लेकिन P और Q पूर्णांक होने चाहिए और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 2/3 एक परिमेय संख्या है, -4/5 भी एक परिमेय संख्या है। और मैंने प्रश्न पूछा था कि आपको जवाब देना था, अब तक आपने इसका उत्तर लिख लिया होगा कि 0 परिमेय संख्या है या नहीं है। तो 0 परिमेय संख्या होती हैं, क्योंकि 0 को हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो P का मान 0 हो सकता है, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो Q का मान तो 1 है और P का मान 0 हो सकता है, तो 0/1 यानी कि ये 0 भी एक परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, अपरिमेय संख्या होती है। जिसका हम पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, अपरिमेय संख्या होती है। जिसका वर्गमूल निकाल सकते हैं वो परिमेय संख्या होती है। जैसे √16 है तो इसको हम 4/1 लिख लेंगे, तो √16 एक परिमेय संख्या है, जबकि √17 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ये अंडर रूट वाली संख्या, इसके अलावा पाई और ई दोनों अपरिमेय संख्या है। अच्छा, √2 का मान किसी को पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, या फिर √3 का पता हो तो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। वास्तविक संख्याओं की बात करें तो परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलाकर वास्तविक संख्या बनती है, जिसको P/Q के रूप में भी लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिखा जा सकता है। दोनों गुणज, जिसके पहाड़े में जो संख्या आती है वो सारे उसके गुणज होते हैं। 2 का गुणज 2 के पहाड़े में आने वाली संख्या, 3 का गुणज 3 के पहाड़े में आने वाली संख्या। सार्वगुणज, जो दोनों की संख्याओं के गुणज कॉमन निकलते हैं वो सार्वगुणज कहलाते हैं। और गुणनखंड, उस संख्या में कौन कौन सी संख्याओं का भाग जाता है वो सभी उसके गुणनखंड होते हैं। जैसे 2 के गुणनखंड 1 और 2 हैं, 4 के गुणनखंड 1 2 4 हैं, 12 के गुणनखंड 1 2 3 4 6 12 हैं, 18 के 1 2 3 6 9 18 हैं, 24 के गुणनखंड 1 2 3 4 6 8 12 और 24 हैं। ये सभी जिसमें गुणनखंड के रूप में आते हैं। और गुणनखंड ज्ञात कैसे करते हैं, गुणा के रूप में लिखना है इनको, फिर इनको यू के रूप में लिख लेना है। तो ये आपका एक बेसिक वीडियो था जो कक्षा 6 से लगाकर 10वीं तक के लिए, साथ ही जो कंपटीशन की तैयारी करें उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। अगर इसी प्रकार की और आप वीडियो चाहते हैं मैथ्स के, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको अगले वीडियो में आपकी जो क्वेरी होगी उसको हम पूरा करेंगे। तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको जिस भी टॉपिक में समस्या है आप नीचे लिख सकते हैं। कक्षा 6 से लगा के 10 तक की गणित में कोई सी भी प्रश्नावली आपको समझ में नहीं आ रही तो भी उसका कमेंट ज़रूर करें, आपको अगले वीडियो में उसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ ही आपको जो कक्षा 6 से लगाकर 10 तक की जो वर्कबुक चल रही है अभी, कार्य पुस्तिकाएँ, उनका भी मैं वीडियो सॉल्यूशन अपलोड कर रहा हूँ, तो आप वो भी देख सकते हैं। लिंक सभी के जो आपको प्लेलिस्ट में एक साथ मिल जाएंगे और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, तो सभी वीडियो आप वहाँ से ज़रूर देखें। साथ ही कक्षा 6 से लगाकर 10 तक की जो विज्ञान है उसके भी वीडियो जल्दी आने वाले, तो आप उसका भी थोड़ा सा इंतज़ार करें। जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ में भी ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।